यूं तो हमारे समाज में हमारे आसपास हर दिन कई तरह के जुर्म होते हैं, जिनमें कई ऐसे संगीन मामले भी शामिल होते हैं जिन्हें दशकों तक भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक वारदात थी बिहार का चर्चित शिल्पी गौतम मर्डर केस, जिसे आज से करीब 25 साल पहले अंजाम दिया गया था। ये एक ऐसी उलझी हुई वारदात थी जिसमें शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने इसे सुसाइड करार दे दिया था। और तो और सीबीआई ने भी सुसाइड बताकर अपना काम पूरा कर दिया था, जिसने बिहार में उस समय के जंगल राज होने के सारे सबूत एक साथ दे दिए थे। इस हत्याकांड के तार तब के सीएम के साथ सीधे जुड़े थे। तब बिहार में राबड़ी देवी सत्ता की कुर्सी पर थी। उनके भाई और दबंग नेता साधु यादव का नाम इस केस के साथ सीधा जुड़ा था। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये केस राजनीति के भेंट चढ़ गई, जिसके बाद इस केस को बंद कर दिया गया था। मगर दावों के मुताबिक सच्चाई कुछ और ही थी। तो आखिर क्या थी इस शिल्पी गौतम केस की पूरी सच्चाई? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल में। यकीन मानिए, जब आप इस केस की पूरी सच्चाई सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। कहानी की शुरुआत 1999 से होती है। बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा गौतम सिंह पटना में रहता था। ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। जैसा कि वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि बिहार में उस वक्त आरजेडी की सरकार थी और राबड़ी देवी सीएम थी। उनके भाई साधु यादव से गौतम की बढ़िया पहचान थी। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ, इसे जानने से पहले कहानी के दूसरे कैरेक्टर पर चलते हैं। गौतम की दोस्ती शिल्पी जैन से थी। गौतम के बाद शिल्पी इस कहानी का सबसे अहम किरदार है। शिल्पी पटना के बड़े कपड़ा कारोबारी उज्जवल कुमार जैन की बेटी थी। शिल्पी पटना के वुमेन्स कॉलेज में पढ़ चुकी थी। 23 साल की शिल्पी की एक उपलब्धि ये भी थी कि वह मिस पटना का खिताब जीत चुकी थी। अब कंप्यूटर की कोचिंग करती थी। बात 3 जुलाई 1999 की है। रोज की तरह रिक्शे से इंस्टीट्यूट जा रही थी। तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड गौतम सिंह का एक दोस्त रास्ते में मिल गया। उसने शिल्पी को इंस्टीट्यूट छोड़ देने की बात कही। चूंकि शिल्पी उस लड़के को गौतम की वजह से पहले से ही जानती थी, लिहाजा वो उसके साथ गाड़ी में बैठ गई। लेकिन वो लड़का शिल्पी को इंस्टीट्यूट ले जाने की बजाय पटना के बाहरी इलाके में मौजूद फुलवारी शरीफ के वाल्मी गेस्ट हाउस ले गया। जब शिल्पी ने उस लड़के से वहां जाने की वजह पूछी तो उसने कहा कि गौतम भी वहीं पर मौजूद है। अब गौतम के वहां मौजूद होने की बात सुनकर शिल्पी शांत हो गई। इसी दौरान शिल्पी के वहां पहुंचने की जानकारी गौतम सिंह को मिली तो वह भी भागा भागा वाल्मीकि गेस्ट हाउस जा पहुंचा। क्योंकि गौतम जानता था कि वाल्मीकि गेस्ट हाउस की पहचान अय्याशी के अड्डे के रूप में होती है और वहां कई तरह के गलत काम होते हैं। अब यहां से कहानी जो भी है वह केवल सुनी सुनाई है। कहानियों की माने तो गौतम जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि शिल्पी के शरीर पर कपड़े नहीं थे और वह रो रही थी। गौतम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन उन वहशी लोगों के सामने उन दोनों की एक नहीं चली। बताया जाता है कि पहले वहां शिल्पी के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और फिर उन दोनों की गला दबाकर हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ जब देर तक शिल्पी इंस्टीट्यूट से घर नहीं पहुंची तो घर के लोग परेशान होकर उसके दोस्तों और जानने वालों को फोन करने लगे, लेकिन उन्हें शिल्पी की कोई खबर नहीं मिली। अब थक हार कर शिल्पी के घरवाले पुलिस के पास जा पहुंचे। अभी रात के 9 बजे थे कि इसी बीच बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान इलाके में फुलवारी शरीफ स्थित विधायक क्वार्टर में 2 लाश मिलने की खबर पुलिस को मिली। सूचना मिलने के बाद पुलिस उस बंगले पर पहुंची तो गैराज में खड़ी एक मारुति कार से लगभग 23 साल की लड़की और करीब 28 साल के युवक की लाशें बरामद होती है। उनके बदन पर पूरे कपड़े नहीं थे। युवक की पहचान गौतम सिंह के तौर पर हुई थी, जबकि युवती की पहचान पटना में रेडीमेड कपड़ों के शोरूम कमला स्टोर के मालिक उज्जवल कुमार जैन की बेटी शिल्पी जैन के रूप में होती है। मौके पर पुलिस ने पाया कि गौतम के शरीर पर ऊपरी हिस्से में कोई कपड़ा नहीं था, जबकि शिल्पी के बदन पर सिर्फ एक टी-शर्ट थी, वो भी गौतम की। मतलब शिल्पी के कपड़े उसके बॉडी पर नहीं थे। अभी पुलिस जांच ही कर रही थी कि साधु यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ वहां आ जाते हैं।
इसके बाद पुलिस ने कार से दोनों लाशों को बाहर निकाला और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अभी पोस्टमार्टम शुरू भी नहीं हुआ था और इधर पुलिस दोनों मौत को आत्महत्या बता रही थी। यही नहीं, जिस गाड़ी में लाश मिली उसे चलाकर थाने ले जाया गया, जिससे उस गाड़ी के सारे फिंगरप्रिंट्स मिट गए। पुलिस इस मामले में इतनी तेजी दिखा रही थी कि रात में ही दोनों का पोस्टमार्टम करा दिया गया। हालांकि गौतम का परिवार उस वक्त विदेश में था। अब पुलिस पर ना जाने ऐसा कौन सा भूत सवार था कि रात में ही दोनों लाशों का पोस्टमार्टम कराने के बाद फौरन दोनों लाशों का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, जबकि गौतम के परिवार से वहां कोई मौजूद नहीं था। और इस तरह पुलिस ने लाशें और अधिकतर सबूत खुद ही खत्म कर दिए थे। लेकिन जब शिल्पी और गौतम की पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आई, तो इस मामले से जुड़े सभी पुलिस वालों के होश फख्ता हो गए, क्योंकि उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी और पुलिस के तमाम दावों को झूठला रही थी। रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि शिल्पी जैन के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था। उसके कपड़ों पर स्पर्म के जो दाग थे वे एक से ज्यादा लोगों के थे। उन दोनों के जिस्म पर खरोंचे जाने और जूतों से पीटे जाने के निशान भी मिले थे। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाहर आने से इस मामले ने ऐसा तुल पकड़ लिया था कि अखबारों में इस मामले से जुड़ी खबरें सुर्खियों में थीं। साथ ही इस वारदात के पीछे सीधे सीधे मुख्यमंत्री के भाई साधु यादव का नाम आने लगा था। यही वजह थी कि पुलिस इस मामले को आत्महत्या बताकर पहले दिन से ही दबाने में जुट गई थी। साधु यादव के नाम को लेकर विपक्षी ने सीएम राबड़ी देवी पर धावा बोल दिया था। सदन में उन्हें घेरने की तैयारी चल रही थी। इस केस में साधु यादव के साथ साथ 2 सांसदों और कुछ विधायकों के नाम भी चर्चा में आ गए थे। लिहाजा इस मामले को लेकर विपक्ष के नेता धरना प्रदर्शन करने लगे थे। पूरे राज्य में इस घटना को लेकर बातें होने लगी थीं। उस वक्त के एसपी सिटी भाटिया पर आरोप लगा कि वह मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मामला बढ़ता देख प्रदेश की राबड़ी देवी की सरकार ने अंत में 2 महीने बाद इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। सीबीआई ने जांच शुरू कर दी। इसी दौरान सीबीआई ने सीएम के दबंग भाई साधु यादव से डीएनए के लिए ब्लड सैंपल की मांग की, लेकिन साधु यादव ने सैंपल देने से साफ इनकार कर दिया था। असल में सीबीआई शिल्पी के डीएनए का मिलान साधु के डीएनए से करना चाहती थी, ताकि सबूत और सुराग जुटाए जा सके। इसके बाद सीबीआई की टीम ने डीएनए जांच की कोशिश को ही बंद कर दिया। उस वक्त सीबीआई ने एक तत्कालीन सांसद से कई दफा पूछताछ की थी, लेकिन कोई सबूत हाथ नहीं लगा। इसके बाद सीबीआई ने आखिरकार 1 अगस्त 2003 को अपनी फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में पेश की और इस केस को खुदकुशी बताकर बंद कर दिया। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि दोनों ने जहर खाकर जान दी है और शिल्पी के कपड़ों पर मिले स्पर्म के निशानों को पसीना बताया गया था। सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट बिल्कुल वैसी ही थी जैसी बिहार पुलिस पहले ही बना चुकी थी। मगर सीबीआई की जांच और रिपोर्ट से शिल्पी के परिवार वाले संतुष्ट नहीं थे। शिल्पी का भाई प्रशांत इस मामले को लेकर लगातार आवाज उठाता रहा। वो इस केस को रिओपन कराने के लिए भाग दौड़ करता रहा। इसी बीच 2006 में अचानक प्रशांत को अगवा कर लिया गया। पुलिस ने भी उसके अपहरण की बात को सच बताया था, लेकिन अचानक वो 2 दिन बाद लौटकर वापस घर आ गया था। इसके बाद उसने इस केस को लेकर कभी मुंह नहीं खोला। पुलिस भी पता नहीं लगा सकी कि उसका अपहरण किसने किया था। साथ ही इस वारदात ने लोगों के मन में कई तरह के सवाल भी छोड़ दिया था। क्या सच में ये हत्या नहीं सुसाइड थी? इस वारदात के लिए कौन दोषी था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया था? बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाशें होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी? पुलिस के ठीक बाद मौका-ए वारदात पर साधु यादव कैसे पहुंच गया था? ये वो सारे सवाल हैं जिनका जवाब अगर तलाश किया जाए तो पता चल सकता है कि आखिर शिल्पी जैन और गौतम सिंह की मौत का सच क्या था। फिलहाल 2006 के बाद ना तो किसी ने इस केस की बात की और ना ही ये मामला किसी जबान पर आया। अब ये कहानी सिर्फ एक खुदकुशी का मामला बनकर पुलिस और सीबीआई की फाइल में दम तोड़ चुकी है।
दोस्तों, हमारा मकसद मर्डर मिस्ट्री के जरिए आपको इस तरह के संगीन जुर्म और अपराधियों से सचेत करना है जो आपके आसपास रहकर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा आप सतर्क रहे, सावधान रहे। तभी आप खुद को और अपने अपनों को जुर्म से महफूज रख सकते हैं। धन्यवाद।